मैं मुलायम सिंह यादव। मैं कुमारी मायावती। मैं अखिलेश यादव। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज बात उस नेता की जिसने सियासत में पहलवानी के दांव पेच आजमाए और फिर धोबी पछाड़ से अपने विरोधियों को चित कर दिया। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जो पहलवानी करते करते सियासत के अखाड़े में उतर आए और अपने गवई अंदाज से सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर मुलायम सिंह यादव से बन गए नेताजी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, उसका नाम मुलायम है, इसका जलवा कायम है। भले ही मुलायम की उम्र अब ढल चुकी है और सेहत भी ज्यादा साथ नहीं दे रही है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी मुलायम कब कौन सा दाव चल जाए ये कोई नहीं जानता। पिछले 60 सालों से उनकी सियासत ही कुछ ऐसी रही है कि विरोध में उठने वाली आवाज को भी वो अपने पाले में कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। 90 के दशक में मुलायम यूपी की सियासत के सत्ता केंद्र बन चुके थे, लेकिन उस दौर के मुलायम की राजनीति को समझने के लिए कुश्ती के दांव पेच को भी जानना जरूरी है। कि आज जो कुछ पार्टी बनी है, बहुत ही पथरीले कटीले रास्ते से चल करके हम यहाँ तक आए हैं और इतना संघर्ष किसी दल ने नहीं किया है। बात 1962 की है, जब वो सैफई के पास ही करहल में कुश्ती लड़ रहे थे। नाटे कद के होने के बावजूद मुलायम ने अपने से बड़े कद के पहलवान को धूल चटा दी, जिसको देखकर जसवंत नगर के मौजूदा विधायक नत्थू सिंह समझ गए कि उनकी विरासत को आगे ले जाने वाला मिल गया है। साल 1967 में नत्थू सिंह ने बढ़ती उम्र का हवाला देकर मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव में जीत दर्ज की और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। फिर वो दौर आया जब मुलायम जेपी की संपूर्ण क्रांति का हिस्सा बन गए। समाजवादी आंदोलन से निकले मुलायम इमरजेंसी के दौरान जेल तक गए। अखाड़े की मिट्टी में बड़े हुए मुलायम सिंह ने अपने पसंदीदा चरखा दाव का राजनीति में भी खूब इस्तेमाल किया। वाकया 1981 का है, जब वीपी सिंह यूपी के मुख्यमंत्री होते थे। मुलायम उस समय इटावा में थे। जैसे ही उन्हें एनकाउंटर की खबर पता चली तो वो तुरंत साइकिल लेकर दिल्ली दौड़ पड़े और चौधरी चरण सिंह की शरण में जा पहुंचे। डकैत हुआ करते थे, अपराधी हुआ करते थे, जिनका अपनी जातियों पर भी जिनकी पकड़ होती थी। ऐसे लोगों को मुलायम अपने से जोड़ के अपनी राजनीतिक पकड़ राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे थे। तभी चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद विदेश से वापस लौटे चौधरी अजीत सिंह ने पिता की विरासत में अपना हक जता डाला और वहीं से भारतीय लोकदल में दो फाड़ हो गई। 1989 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब बारी थी नेता चुनने की, तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अजीत सिंह को यूपी की बागडोर सौंपने का ऐलान कर दिया और मुलायम सिंह को डिप्टी सीएम की कुर्सी देने का। लेकिन मुलायम को डिप्टी बनना मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने वीपी सिंह के फैसले को चुनौती दे डाली। तो यहाँ से ऑब्जर्वर के रूप में मधु दंडवते जी भेजे गए और उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया कि मुलायम सिंह को चाहने वाले विधायकों की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा उनको मुख्यमंत्री
घोषित किया जाए। ऐसे में मुलायम विधायक दल के नेता चुन लिए गए और उन्होंने 5 दिसंबर 1989 को पहली बार यूपी के सीएम की शपथ ली। मैं मुलायम सिंह यादव मुलायम के इस दांव ने बता दिया कि वो अब सियासी अखाड़े के पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं। हालांकि मुलायम को हमेशा लगता रहा कि वीपी सिंह उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और वीपी सिंह ने भी इस सरकार को गिराने में पूरा षड्यंत्र रचा। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरते ही मुलायम ने एक बार फिर पाला बदल दिया और वो चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी से जुड़ गए। मुलायम ने अपनी कुर्सी आसानी से बचा ली। साल 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उस दौरान अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग कर डाली। 2 नवंबर को फिर से कार सेवकों ने कोशिश की। अब की बार बड़ी मतलब जबरदस्त कोशिश थी कि हम पहुंच ही जाएंगे। ये 90 की बात है। 92 में बाबरी ढांचा तोड़ा गया, उससे 2 साल पहले की बात है। तो मुलायम सिंह की पुलिस ने गोली चला दी, जो मुलायम सिंह कहते भी हैं कि हमने गोली चलवा दी। केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गिरते ही यूपी की सरकार भी गिर गई और फिर बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरते ही कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। साल 1992 में फिर वो वक्त आया जब मुलायम ने चंद्रशेखर को ही धोबी पछाड़ दे डाला। उस दौरान यूपी में राज्यसभा का चुनाव होना था। समाजवादी जनता पार्टी का जीतना संख्या बल था। उस लिहाज से एक नेता ही राज्यसभा पहुंच सकता था। चंद्रशेखर तब मोहन सिंह को राज्यसभा पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मुलायम ने यहां भी खेल कर दिया और ऐन वक्त पर अपने भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव को मैदान में उतारकर उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया, जिससे चंद्रशेखर की पार्टी टूट गई और मुलायम ने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया। रामगोपाल जी लंबे समय से उनके सहयोगी के रूप में इटावा में कार्यरत थे। उससे पहले वो जिला बोर्ड के चेयरमैन रह चुके थे और मुलायम सिंह जी के पास उन इलाकों में किसी प्रबुद्ध रणनीतिकार और उनके लिए पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करने वाले होशियार लोगों की कमी थी। उन दिनों बहुजन समाज पार्टी भी यूपी में धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। उस दौर में काशीराम ही बीएसपी के सर्वे सर्वा होते थे, जो सत्ता में भी बहुजन समाज की हिस्सेदारी चाहते थे। लिहाजा पिछड़ों और दलितों के गठजोड़ की पृष्ठभूमि तैयार हुई। वो केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए एक राजनीतिक समझौता था, वो जो बहुत टिकाऊ नहीं रहा। बीजेपी 177 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रही, जबकि एसपी को मिली 109 सीट और बीएसपी को 67 सीट। यानी गठबंधन की कुल सीटें जोड़ दें तो बीजेपी भी 1 सीट से आगे थी। लेकिन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने बीजेपी की बजाय गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया और मुलायम दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। मैं मुलायम सिंह यादव। शायद दोनों ही नेता एक दूरगामी विजन की वजह से ये जानते थे कि वे साथ आकर ही भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कम कर पाएंगे। 1 साल तक तो सरकार सही चलती रही, लेकिन फिर गठबंधन की गांठ खुलने लगी। एसपी बीएसपी की दूरी हर रोज बढ़ती जा रही थी और फिर 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में वो शर्मनाक वाकया देखने को मिला। मुलायम सिंह सरकार लगभग गिरने की स्थिति थी। ऐसे समय में मायावती ने सोचा था कि उनके विधायक कहीं इधर उधर न चले जाएं। सारे विधायकों को लेकर के वो स्टेट गेस्ट हाउस में आकर के बैठ गई थी। जब कोई पार्टी आपका सहयोग कर रही है और समर्थन वापस ले रही है तो ये हरकत शर्मनाक थी जो वहां पर हुई थी। मुलायम सिंह यादव की कुर्सी छिन चुकी थी, जिसके बाद मुलायम ने खुद को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में एंट्री हुई अमर सिंह की। बात
1996 की है। मुलायम उन दिनों केंद्र की संयुक्त मोर्चे की सरकार में रक्षा मंत्री थे। एक दिन जिस फ्लाइट से मुलायम सफर कर रहे थे, उसी जहाज में अमर सिंह भी सवार थे। दोनों के बीच पहली मुलाकात उसी फ्लाइट में हुई। एक व्यक्ति जो कॉरपोरेट के प्रतिनिधि के रूप में एमर्ज हो रहा था या हो चुका था, उसके आसपास ही प्रदेश की और देश की राजनीति घूमने लगी। ये समाजवादी आंदोलन में पहला हस्तक्षेप था और मुलायम सिंह जी को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था, जिसकी परिणति सपा के बंटवारे में हुई और मुलायम सिंह जी के परिवार के बंटवारे में हुई। 2002 में जब यूपी में एक बार फिर त्रिशंकु सरकार बनी और 1 साल 3 महीने बाद ही मायावती ने बीजेपी से नाराज होकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुलायम ने फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर डाला। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं न कहीं से एक निर्णय हुआ कि मायावती के बजाय इस समय इस सरकार को अगर समर्थन दिया जाए तो ये सरकार कम से कम एक अपने तरह से चलाई जा सकती है और एक अपने तरह से आगे के चुनाव की तैयारी भी की जा सकती है। कहा जा सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली समर्थन लिया था भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, ये बात सच थी कि चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो बिना उस सरकार के, बिना वहाँ के समर्थन के मुलायम सिंह की सरकार का यहाँ बनना मुश्किल था। वहीं मायावती अपने बागी विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करना चाहती थी, जबकि विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी के बागी विधायकों को अलग दल की मान्यता दे चुके थे। मुलायम की सियासत की सबसे बड़ी खासियत रही कि वो कभी अपनी पहचान को लेकर किसी मुगालते में नहीं रहे। चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने अपने बेटे अखिलेश की ताजपोशी कर डाली और उन्होंने खुद को मार्गदर्शक की भूमिका में शिफ्ट कर लिया, लेकिन उनकी नजर अखिलेश के हर फैसले पर बनी रही। हम पार्टी को कमजोर नहीं देखना चाहते। इस पार्टी को मैंने अकेले बनाया था, कोई मेरे साथ नहीं था। मंडल की राजनीति करने वाले नेता जब अपनी पहचान बनाने में जुटे थे, तब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन को धार देने में जुटी थी और उत्तर प्रदेश में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरते ही बीजेपी ने गुड गवर्नेंस का नारा दे दिया और कल्याण सिंह का चेहरा आगे करते हुए पहली बार अपने बूते सत्ता का स्वाद चखा। भारतीय जनता पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने वाले कल्याण सिंह ही थे। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। मैं घर के अंदर मारा है सर, घर के अंदर प्रधानमंत्री वीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू कर नए विवाद को जन्म दे चुके थे। पूरा देश आरक्षण की आग में जल रहा था, तो दूसरी ओर एक चिंगारी और भड़क रही थी, जिसको हिंदूवादी ताकतें हवा दे रही थी। सोमनाथ से रथ लेकर आडवाणी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके थे। जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। लेकिन उनके यूपी पहुंचने से पहले ही पटना में लालू ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी में उन दिनों जनता दल की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र में बदले हालात के चलते मुलायम की सरकार गिर गई, जिसके बाद 1991 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने पहली बार किसी राज्य में अपने बूते सत्ता का स्वाद चखा।
यूपी की 425 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 221 सीटें जीती और पिछड़े वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कल्याण सिंह उसमें प्रखर हिंदुत्व के नेता थे। कल्याण सिंह भाजपा का समझिए चेहरा थे और उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा कद्दावर नेता भी कोई भाजपा के पास नहीं था। अगर देखा जाए तो लोध समाज से लेकर के बैकवर्ड और सबको एक तरफ जोड़ने वाले कल्याण सिंह ने पूरी इन समाज को जोड़ करके भाजपा को बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया था। इसीलिए कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री काल का एक चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था। कल्याण सिंह का मानना था कि सत्ता धमक और इकबाल से चलती है, राजनेता का काम सिस्टम को बनाए रखना है और उनके पहले कार्यकाल में इसका असर देखने को भी मिला। कल्याण सिंह हमेशा सख्त प्रशासक के रूप में माने जाते थे और यही कारण आप देखें 1991 में जब मुख्यमंत्री बने हैं तब पहली बार उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लाया था, जिसकी बहुत जम के आलोचना हुई थी। लेकिन उस आलोचना के बावजूद कल्याण सिंह अपने उस निर्णय से डिगे नहीं, उन्होंने उस फैसले को वापस नहीं लिया। वो कहा करते थे अधिकारियों को कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे किसी चीज़ को टालना पसंद नहीं है। और यही कारण था कि अधिकारी भी खुलकर अपना काम करते थे, उनके हाथ बंधे नहीं होते थे। फिर वो दिन आया जिसने देश की सियासत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन। अयोध्या में कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसका अंदेशा हर किसी को था, बावजूद इसके उसे होने दिया गया। राम मंदिर आंदोलन पूरे परवान पर था। देश के कोने कोने से हजारों लाखों कार सेवक अयोध्या में जुट चुके थे। चारों तरफ बस कार सेवकों की भीड़ थी। फिजा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, सड़कों पर धूल उड़ रही थी। अयोध्या से दूर लखनऊ में भी उस वक्त काफी कुछ घट रहा था। मुख्यमंत्री आवास में तनाव बरकरार था। लेकिन उस समय जो जुनून था, जो देश का एक माहौल था, आप सोचिए कि 6 दिसंबर को लखनऊ की सड़कों पर वो माहौल हुआ करता था। उस समय यहाँ के तत्कालीन डीएम अशोक प्रियदर्शी को रिवॉल्वर लेकर के हाथ में निकलना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया आप अपने आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस 3 टुकड़ों में श्राइन एरिया को खाली कर गई बिना किसी आक्रमण के। मतलब पुलिस के ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ। एक तिहाई पुलिस पहले बाहर आ गई टहलते टहलते, फिर एक तिहाई पुलिस थोड़ा और तेजी से बाहर आ गई और फिर एक तिहाई पुलिस दौड़ती दौड़ती बाहर आ गई। जबकि मतलब कुदालें लेके, पिक एक्सेस लेके बाबरी ढांचे को तोड़ा जा रहा था, तब पुलिस बाहर आ रही थी, उनके सामने हो रहा था। मतलब विवादित ढांचा गिरने के तुरंत बाद कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और राजभवन पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये भी रिपोर्ट में लिखा था जिला प्रशासक ओर से कि यदि गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, बड़ा भारी खून खराबा होगा। मैंने लिखित में उसी से आदेश कर दिया कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुंच गई है उसे देखते हुए गोली चलाने का आदेश नहीं देता मैं। शाम के 6 बजे कल्याण सिंह ने, उनका ये कहना था कि मैंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस का कहना था कि हमने कल्याण सिंह को हटाया। लेकिन कांग्रेस की बात में भी दम है, क्योंकि 4 प्रदेश सरकारों को, बीजेपी की 4 प्रदेश सरकारों को कांग्रेस ने हटाया था। ये भी अपने रास्ते पर अडिग थे और केंद्र सरकार भी, इसलिए यह सरकार बर्खास्त हुई तो ये अपने को शहीद मानते हुए मैदान में आ जाते हैं। अयोध्या में हुई घटना को लेकर कल्याण को 2 साल बाद सांकेतिक रूप से जेल में भी जाना पड़ा। हालांकि कल्याण सिंह को कभी भी जेल जाने का मलाल नहीं रहा। इसी में आएगा कि मैंने राम मंदिर खाते 70 की लात मार दी थी। ये भी आएगा कि मैंने 24 घंटे की सजा और 2000 रुपये के जुर्माने में भोग लिया था। लेकिन इन सब चीज़ों को न मुझे तब दुख होता, न आज दुख है, तब मलाल था न आज मलाल है। कल्याण सिंह के बाद मुलायम और मायावती ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, जिसके बाद कल्याण सिंह को दूसरी बार उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया जब बीएसपी और बीजेपी ने 6-6 महीने सरकार का अनोखा प्रयोग किया। और यह एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ही नायाब फार्मूला तैयार किया गया
कि 6 माह भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे और 6 माह के लिए मायावती जी मुख्यमंत्री रहेंगे। पहले 6 महीने मायावती ने सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखी। केसरीनाथ त्रिपाठी को अध्यक्ष चुना गया। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका काफी अहम साबित हुई। फिर 6 महीने बाद वो दिन आया जब बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिला। कल्याण सिंह ने सत्ता संभालते ही बीएसपी के फैसले पलटने शुरू कर दिए, जिससे दोनों पार्टियों के रिश्ते बद से बदतर होने लगे। बहुत सारे अन्य कारण भी थे जिनके चलते मायावती और कल्याण सिंह के बीच में दूरी बढ़ती चली गई और बाद में मायावती को भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा। मायावती के इस फैसले से बीएसपी में भी फूट पड़ गई और पार्टी के कई विधायक बीजेपी के समर्थन में आ गए, जिनके दम पर बीजेपी ने सदन में संख्या बल तो जुटा लिया, लेकिन वो दिन यूपी विधानसभा का सबसे काला दिन साबित हुआ। बहुत सारे जूते चप्पल चले उस समय सदन में। ऐसा लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लगभग हत्या हुई, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला विधानसभा में। जो उस दिन की घटना घटी थी, उस दिन माइक तोड़े गए, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे केशरीनाथ त्रिपाठी जी थे, उनके ऊपर जो है माइक से प्रहार भी किया गया। कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल में एक अजीब वाकया हुआ, जब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने जगदंबिका पाल को एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे बीजेपी ने कोर्ट में चुनौती दी और फैसला बीजेपी के पक्ष में आया। कल्याण सिंह की सरकार ठीक ठाक चल रही थी। उन्होंने दूसरी पार्टियों से टूटकर साथ देने वाले विधायकों को खुश करने के लिए जंबो मंत्रिमंडल का गठन किया। पहली बार यूपी में 93 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जगदंबिका पाल भी कल्याण सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि इस प्रदेश में एक समय में 2 मुख्यमंत्री हुए थे और विधानसभा में जब शक्ति परीक्षण हुआ था तो एक तरफ बैठे थे आपके जगदंबिका पाल साहब और एक तरफ बैठे थे कल्याण सिंह। इन दोनों के बीच शक्ति परीक्षण हुआ था। जगदंबिका पाल को एक मोहरा बनाया गया और वो उस खिलौना बन गए। एक दिन के लिए वो उनको बनाया तो गया, लेकिन उसमें आगे समर्थन नहीं देने की बात कह करके पीछा अपना छुड़ा लिया गया था। कल्याण सिंह के शासनकाल में ही पहली बार यूपी में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ था। 1998 में कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक खत्म करने के लिए उन्होंने एसटीएफ का गठन किया था। कि राजनीति में अपराधी जब घुसने लगे थे उस समय वो मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने बहुत सख्ती के साथ, चाहे वो किसी जात के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, मजबूती से उनको निपटाने का काम किया था। कल्याण सिंह का दूसरा कार्यकाल काम के लिए कम, उनके विवादों के लिए ज्यादा जाना गया। कल्याण सिंह को उनका अति आत्मविश्वास ले डूबा। दरअसल कल्याण सिंह को लगने लगा था कि वाजपेयी केंद्र में अपनी सरकार बनाए रखने के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं। अटल और कल्याण के बीच तलवार खिंच चुकी थी, जिसे देखते हुए संघ ने कल्याण सिंह से बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी को लखनऊ भेजा। कई दिनों के इंतजार के बाद कल्याण सिंह ने नरेंद्र मोदी को मिलने का समय तो दिया, लेकिन उनसे अकेले में बात करने से मना कर दिया। 1999 में अटल जी तो चुनाव जीत गए, लेकिन 1998 के मुकाबले यूपी में बीजेपी की सीटें घट गईं, जिसके पीछे कल्याण को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना गया और फिर बढ़ते दबाव के चलते उन्हें आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उस समय यह माना जाता था कि कल्याण सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ बढ़ती जा रही है, जो किसी न किसी रूप में केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती के रूप में देखने को मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी और अपनी पार्टी बना डाली, लेकिन कल्याण को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैं मुलायम सिंह यादव, मैं कुमारी मायावती, मैं अखिलेश यादव, मैं आदित्यनाथ योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री।